नेक्स्ट पे आ जाते हैं, हाउ डज अ रिएक्शन प्रोग्रेस। ठीक है, एक रिएक्शन कैसे होता है? अ रिएक्शन हैपेंस वाया, एक हमने थ्योरी बनाई विच इज नोन एज कोलिजन थ्योरी। बड़ी ही सिंपल है भाई। कोलिजन थ्योरी ये कहती है कि दो स्पीशीज या दो पार्टिकल्स या दो मॉलिक्यूल्स या दो एटम्स तब रिएक्ट करेंगे जब वो एक दूसरे से इतनी जोर से कोलाइड करें कि वो जुड़ जाए या उनके बॉन्ड जुड़ जाए, व्हाटएवर जो भी हो जाए। ठीक है, सो टू स्पीशीज विल ओनली रिएक्ट इफ दे कोलाइड, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। उनका कोलाइड होना बहुत जरूरी है। अगर वो कोलाइड नहीं करते हैं, ऐसे ही घूम रहे, दूर दूर से जा रहे हैं, तो फिर रिएक्शन नहीं होने वाला। टू स्पीशीज ओनली रिएक्ट इफ दे कोलाइड विद अ हाई इनफ एनर्जी। एंड हाउ मच हायर ऑफ एन एनर्जी दिस शुड बी? दिस शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू द एक्टिवेशन एनर्जी। एक्टिवेशन एनर्जी क्या होती है बाय द वे, डू यू नो दैट? व्हाट इज एन एक्टिवेशन एनर्जी? अगर मैं आपसे पूछूं उसको डिफाइन करो। एनर्जी रिक्वायर्ड टू स्टार्ट अ रिएक्शन, एनर्जी रिक्वायर्ड टू स्टार्ट अ रिएक्शन, इनिशिएट अ रिएक्शन, फलाना ढिमका, जैसे भी बोलना चाहो। तो वो एनर्जी जो मिनिमम है रिक्वायरमेंट ऑफ अ रिएक्शन टू स्टार्ट हैपनिंग। ठीक है, सो एक्टिवेशन एनर्जी इज मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड टू स्टार्ट अ रिएक्शन। सो सिंपल सिंपल कोलिजन थ्योरी आपको क्या बोलती है? ये बोलती है कि रिएक्शन तब होगा जब दो मॉलिक्यूल्स इतनी जोर से कोलाइड करें कि उनके पास ज्यादा एनर्जी हो देन द एक्टिवेशन एनर्जी, then the reaction will happen. Otherwise all of the collisions अगर हो भी रही हैं लेकिन उनके पास एक्टिवेशन एनर्जी से ज्यादा एनर्जी नहीं थी, तो वो बेकार है। उस केस में कोई रिएक्शन नहीं होगा अकॉर्डिंग टू आवर कोलिजन थियरी। ठीक है, आई एम प्रीटी श्योर दिस इज आल्सो प्रीटी फेयरली सर्टेन एंड क्लियर। दूसरी बात, एक और चीज इस पे नोट कर देंगे भाई, आपको एक्टिवेशन एनर्जी क्यों चाहिए होती है हमेशा, राइट? अगर एग्जामिनर पूछ ले भाई एक्टिवेशन एनर्जी हमेशा पॉजिटिव क्यों होती है, नेगेटिव क्यों नहीं हो सकती, एज इन द केस ऑफ डेल्टा एच? तो द रीजन फॉर दैट इज कि भाई हमने क्या डिस्कस करा है, हमेशा रिएक्शन जब भी होगा तो उसके बॉन्ड तोड़ने पड़ेंगे। यू विल हैव टू ब्रेक द बॉन्ड्स ऑफ द रिएक्टेंट्स एंड देन मेक फर्दर बॉन्ड्स इन द प्रोडक्ट्स। ठीक है, क्योंकि आपको बॉन्ड ब्रेकिंग तो लाजिमन करनी है। तो इसीलिए दो मॉलिक्यूल्स को इतनी जोर से कोलाइड करना चाहिए है कि उनके बॉन्ड्स टूट जाए, उनके बॉन्ड्स खुल जाए। और हम सबको पता है बॉन्ड्स को तोड़ने में, जब दो मैग्नेट्स जकड़े में, बड़े जोर से पकड़े में, तो उनको खींच के अलग करने में आपको एनर्जी लगेगी। therefore एक्टिवेशन एनर्जी इज ऑलवेज एंडोथर्मिक, इट इज ऑलवेज रिक्वायर्ड। हमेशा जब भी हम एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम बनाते हैं, हमेशा बम्प दिखा देते भाई ये एनर्जी आपको चाहिए। द एक्टिवेशन एनर्जी वाज ऑलवेज नीडेड, whether it was an endothermic reaction, whether it was an exothermic reaction। लाजिमन 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 आपको ये चाहिए, बॉन्ड ब्रेकिंग में हमें काम आती है। ठीक है, bonds cannot form unless they're broken first. Yes, Vishal, the bonds must be broken for new bonds to form. They cannot form just like that. मतलब in कह लो there are different mechanisms too for reactions to happen, लेकिन this is like समझ लो अभी for the simplistic model जो हम अभी स्टडी कर रहे हैं। ठीक है, तो इस simplistic model के तहत यही बात है और एक्टिवेशन एनर्जी हमेशा एंडोथर्मिक होगी। ठीक है, अच्छा, now the new thing in this topic is probably just this thing that is known as the Boltzmann distribution। ठीक है, बोल्ट्जमैन डिस्ट्रीब्यूशन क्या है? एक बंदा था बोल्ट्जमैन, ठीक है, एंड व्हाट ही डिड वाज ही प्लॉटेड, बेसिकली इस ग्राफ को बोल्ट्जमैन ग्राफ बोला जाता है, बोल्ट्जमैन डिस्ट्रीब्यूशन बोला जाता है। देखोगे तो बड़ा सिमिलर लग रहा होगा, आपने जो एस मैथमेटिक्स का कोई पढ़ रहा है तो जो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन वाला कर्व होता है, नॉर्मल बेल कर्व जो होता है, उसके बड़े सिमिलर लग रहा होगा आपको। सिर्फ एक चेंज उसमें से ये है कि यहाँ पे ये जीरो पे टच कर रहा है, वेयर नॉर्मल बेल कर्व जो है वो यूं होता है, राइट? इट्स समथिंग लाइक दिस। खैर, तो बोल्ट्जमैन डिस्ट्रीब्यूशन भी उससे मिलता जुलता ही, उसी की समझ लो एक डेरिवेशनल काइंड ऑफ थिंग है, जहां पे उसकी एक एक्सट्रीम पॉइंट है, दूसरी जगह वो कहीं पे भी एंड नहीं कर रहा है, एक पॉइंट में वो एंड करता है। दिस इज नोन एज द बोल्ट्जमैन डिस्ट्रीब्यूशन। Boltzmann used this graph, this distribution to plot what? To basically help us understand कि जो particles हैं एक चीज में वो energies कैसे रखते, ठीक है, how much energies they have। तो उसने क्या किया, उसने number of particles plot किए on the y-axis और उसने energy plot कर दी on the x-axis। ठीक है, तो उसको कुछ ऐसा ग्राफ मिला। He saw something like this। इस ग्राफ में एक पॉइंट यहां पे ऐसा है जहां पे ऑब्वियसली एनर्जी
जीरो पे कट ऑफ है, एनर्जी नेगेटिव नहीं हो सकती, तो इसलिए एनर्जी जीरो पे कट ऑफ है, ठीक है, ये जाके जीरो पे मिल जाती है। इट इज नॉट कंटिन्यूइंग टू इंफिनिटी ऑन द अदर साइड लाइक दिस, जहां पे ऐसे चल रहा है तो अदर साइड पे यूं नहीं जा रहा। हाँ, लेकिन आप एनर्जी पॉजिटिव में जितनी बड़ी से बड़ी वैल्यू भी कर सकते हो, दैट इज पॉसिबल। अच्छा, सो व्हाट इज बोल्ट्जमैन ट्राइंग टू टेल अस, इसके जो फॉर एग्जाम्पल जीरो की एनर्जी रखने वाले बड़े ही कम पार्टिकल है, ठीक है, इसी तरह वन की एनर्जी रखने वाले भी बड़े ही कम पार्टिकल हैं, टू की थोड़े ज्यादा है, थ्री की थोड़े और ज्यादा है, फोर की थोड़े और ज्यादा है। एक एवरेज कोई जो है वो आपके पास एनर्जी आ रही है जो ज्यादातर पार्टिकल्स के पास है, ठीक है। सो दिस एनर्जी ओवर हियर, वॉट एवर दिस एनर्जी इज, दिस ई, दिस इज द एनर्जी पोजेस्ड बाय majority of the particles, the number of particles are the most high for this। ये कह लो इस गैस की, हम कह सकते हैं इस रिएक्टेंट की कह सकते हैं, जो भी है ये चीज, इसके बारे में कह सकते हैं इसकी तकरीबन तकरीबन एवरेज जो है वो इसकी एनर्जी है। हाँ, कुछ पार्टिकल्स इससे बहुत कम एनर्जी भी रखते हैं और कुछ पार्टिकल्स इससे बहुत, जी अनम, ओके, कहां से बताऊं दोबारा? अच्छा, बोल्ट्जमैन, देखो बोल्ट्जमैन ने ये ग्राफ कैसे बनाया, बोल्ट्जमैन ने एनर्जी प्लॉट करी ऑन द एक्स एक्सिस और नंबर ऑफ पार्टिकल्स प्लॉट करे हैं ऑन द वाई एक्सिस। तो उसने ये दिखाया है हमें कि 0 जूल्स की एनर्जी के लिए बहुत ही निहायत ही कम पार्टिकल हैं विच एग्जिस्ट एंड हैव अ 0 जूल्स की एनर्जी, ठीक है, बहुत ही निहायत कम। हाँ, 1 जूल पे कुछ पार्टिकल्स रहते हैं, 2 जूल्स पे कुछ और पार्टिकल्स आ रहे हैं, 3 जूल्स पे, ये मैं ऐसी 3 जूल्स 4 जूल अपनी तरफ से वैल्यूज बना रहा हूँ, इससे कम होती है लेकिन खैर, जस्ट फॉर नाउ, जस्ट टू अंडरस्टैंड। 3 जूल्स हो गया, 4 जूल्स, 5 जूल्स। तो बोल्ट्जमैन दिखा रहा है कि भाई देखो, जो पार्टिकल्स है ना, फॉर एग्जाम्पल इफ यू टॉक अबाउट 2 जूल्स ऑफ एनर्जी, तो 2 जूल्स ऑफ एनर्जी के वो कह रहा है 10 पार्टिकल है, ठीक है, ही सेइंग दैट, यस, काइनेटिक एनर्जी समझ लो अभी। अच्छा, देन ही सेइंग 3 जूल्स के लिए भाई हमारे पास कितने हैं, हमारे पास 20 पार्टिकल है, ठीक है। तो इस तरीके से इसने बनाया हुआ है अपना बोल्ट्जमैन डिस्ट्रीब्यूशन। और जीरो पे वो कह रहा है, जीरो पे हमारे पास जो है वो निहायत ही कम है, इक्का दुक्का हो सकता है जीरो ही पार्टिकल्स हो सकता है कि लाजिमन जीरो ही पार्टिकल्स होंगे जिनके पास जो है वो एनर्जी बिल्कुल जीरो होगी। और जीरो से हम और नीचे नहीं जा सकते, नेगेटिव रीजन में नहीं जा सकते, बिकॉज नेगेटिव एनर्जीज आर नॉट पॉसिबल, ठीक है, नेगेटिव एनर्जीज में हम नहीं हो सकते। सो देयरफॉर ये ग्राफ यहाँ पे आके कट जाता है, इट डज नॉट एक्सटेंड ओवर हियर लाइक दिस, मतलब इन्फिनिटी तक नहीं जा रहा जैसे उस साइड पे जा रहा है, ठीक है। तो ये बात करी बोल्ट्जमैन ने लेफ्ट हैंड साइड पे। बीच में बोल्ट्जमैन भैया ने क्या दिखाया, बोल्ट्जमैन भैया ने ये दिखाया कि भाई कोई ऐसी एनर्जी है, कोई ऐसी मॉडरेट बीच वाली एनर्जी है, कोई ऐसी एवरेज एनर्जी है जो ज्यादातर पार्टिकल्स के पास है। सो फॉर एग्जांपल इस पूरे गैस सैंपल में से 100 ऐसे पार्टिकल थे जिनके पास ये मीडियम काइंड ऑफ एनर्जी, मॉडरेट काइंड ऑफ एनर्जी, ठीक है। सो मोस्ट ऑफ द पार्टिकल्स विल हैव एनर्जीज दैट आर मॉडरेट। हाँ, कुछ पार्टिकल्स हैं मॉडरेट से कम रखते हैं, कुछ पार्टिकल्स हैं जो मॉडरेट से ज्यादा रख रहे हैं एनर्जी। सो फॉर एग्जांपल मॉडरेट एनर्जी थी लेट्स से 2 जूल्स थी। अब कोई एनर्जी, कुछ पार्टिकल्स जो है वो 10 जूल की एनर्जी भी रखते हैं, ठीक है। इसी तरह कुछ पार्टिकल्स जो है वो 20 जूल की एनर्जी भी रखते हैं। इसी तरह कुछ पार्टिकल्स 30, 40, 100 जूल्स की भी एनर्जी रखते हैं। ऑन द राइट हैंड साइड दिस ग्राफ नेवर टचेस द एक्स एक्सिस। कुछ ना कुछ इक्का दुक्का ऐसे पार्टिकल हैं जो मॉन्स्ट्रसली बिग अमाउंट्स ऑफ एनर्जी रख सकते हैं। तो बोल्ट्जमैन भैया ने हमें डिस्ट्रीब्यूशन बना के दी, भाई कुछ पार्टिकल हैं जो बहुत कम एनर्जी रखेंगे, कुछ पार्टिकल हैं जो बहुत ज्यादा एनर्जी रखेंगे, लेकिन बीच में जो है ज्यादातर पार्टिकल्स जो है वो ये मॉडरेट एनर्जी रखें, ठीक है। बोल्ट्जमैन डिस्ट्रीब्यूशन समझ में आ रही है आप लोगों को? ओके, let's annotate this as well. Few particles have too small or too high energies, ठीक है। फ्यू होते हैं, ज्यादातर के पास जो है वो मॉडरेट एनर्जी होगी। अच्छा, ये बात भी हमने समझ ली। अच्छा, अब
इस ग्राफ का जो एरिया अंडर द ग्राफ है, ठीक है, आई एम नॉट गिविंग द प्रूफ ओवर हियर, ठीक है, प्रूफ क्योंकि जो है वो ऐसी समझ में नहीं आएगा हमें, लेकिन इस ग्राफ का जो एरिया अंडर द ग्राफ है, अगर मैं इस ग्राफ का एरिया ले लूं नीचे का सारा, ठीक है, एरिया सर हम कैसे लेंगे, आपने लेना नहीं है, ठीक है, जस्ट अंडरस्टैंड दिस कॉन्सेप्ट। द एरिया अंडर दिस ग्राफ इज रिप्रेजेंटिंग equals to is basically representing total number of particles. और हमने एक बात पढ़ी थी, जब भी आपका जो है वो क्लोज सिस्टम होगा तो ये जो टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स है ये कांस्टेंट रहेंगे। सो जो बोल्ट्जमैन डिस्ट्रीब्यूशन का ये जो हम देख रहे हैं, इसका अगर मैं एरिया अंडर ग्राफ ले लूं एट एनी टाइम, तो मुझे ये टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स दे देगा, ठीक है। सो द एरिया अंडर ग्राफ इक्वल्स टू द टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स, टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स देगा नहीं, खैर चलो खैर जो भी, बट अभी फिलहाल के लिए हमें इसको ऐसे ही समझना है। एरिया अंडर ग्राफ इक्वल्स टू टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स एंड दिस शैल रिमेन कांस्टेंट, ठीक है, दिस शैल रिमेन कांस्टेंट फॉर ए क्लोज्ड सिस्टम, इसको कांस्टेंट रहना पड़ेगा फॉर अ क्लोज सिस्टम, ये चीज चेंज नहीं कर सकती, ठीक है। दिस इज गोइंग टू बी एन इंपॉर्टेंट थिंग जो हमें देखनी है। अगर मैं आपको एरिया ग्राफ बोल दूं, आपसे कभी भी पूछूं कि क्या एरिया ग्राफ चेंज किया है, हमने ये चेंज करी, ये हमने कंडीशन चेंज करी, वो कंडीशन चेंज करी, ये कर दिया, वो कर दिया, तो क्या एरिया ग्राफ चेंज कर सकता है, आप बोलोगे नहीं। एरिया ग्राफ बोल्ट्जमैन डिस्ट्रीब्यूशन भैया वाले कर्व का ये जो है वो एरिया ग्राफ हमेशा कांस्टेंट रहेगा, ठीक है। अनम यही तो बोला, आपको कोई नहीं पूछेगा इसका एरिया निकालने को, हाँ, लेकिन हम इसको आंखों के जरिए देखेंगे और कहीं कहीं हमें इंपॉर्टेंट रहेगी बात। तो अभी फिलहाल कोई आपसे ये नहीं पूछने वाला कि इसका एरिया ग्राफ निकाल दो, ठीक है, निकलेगा तो प्रॉपर इंटीग्रेशन से निकलेगा वरना अप्रोक्सीमेशन से निकलेगा, लेकिन केमिस्ट्री कोर्स में एरिया ग्राफ नहीं है, सो डोंट वरी अबाउट दैट। क्लोज्ड एंड एन आइसोलेटेड सिस्टम, राइट, देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन अ क्लोज्ड एंड एन आइसोलेटेड सिस्टम। आइसोलेटेड का मतलब ये होता है कि उसमें से एनर्जी अंदर बाहर नहीं जा सकती है, ठीक है, मजीद इसके कि वो क्लोज्ड भी हो, आइसोलेटेड सिस्टम हमेशा क्लोज्ड होता है। और क्लोज सिस्टम क्या है, क्लोज सिस्टम में ये है कि एनर्जी अंदर बाहर जा सकती है, लेकिन अमाउंट ऑफ पार्टिकल्स अंदर बाहर नहीं जा सकते, जो अंदर जो चीजें थी वो अंदर ही रहेंगी, जो बाहर जो चीजें हैं वो बाहर ही रह जाएंगी, उसमें से बाहर कुछ अंदर नहीं आएगा, अंदर से कुछ बाहर नहीं जाएगा, इन टर्म्स ऑफ पार्टिकल्स, मॉलिक्यूल्स, मोल्स, व्हाटएवर, ठीक है। So the area graph of the Boltzmann distribution shows you the total number of particles, और ये रहेगा यहाँ पे हमारे पास कांस्टेंट। इसमें एक और बात हमें जो है वो यहाँ पे समझनी है कि अगर मैं एक्टिवेशन एनर्जी का अंदाजा लगाना चाहूं, तो एक्टिवेशन एनर्जी कहीं यहां पे जो है वो क्या करेगी, एग्जिस्ट करेगी। द एक्टिवेशन एनर्जी इज गोइंग टू एग्जिस्ट समवेयर ओवर हियर। ऐसा क्यों, बिकॉज नॉर्मली क्या होता है, नॉर्मली थिंग्स डोंट रिएक्ट, उनको गर्म करना पड़ता है, उनको एनर्जी देनी पड़ती है, एंड सो फॉर्थ। सो इट इज लॉजिकल टू से कि भाई एक्टिवेशन एनर्जी उस रीजन में एग्जिस्ट कर रही है जहां पे फ्यूअर नंबर ऑफ पार्टिकल्स ये एक्टिवेशन एनर्जी रखते हैं, ठीक है। इसीलिए मोस्ट पार्टिकल्स, अगर एक्टिवेशन एनर्जी बहुत ज्यादा लो होगी, अगर हम यहां पे रख देते तो फिर ज्यादा पार्टिकल्स रिएक्ट कर जाते, ठीक है। मतलब अगर मैं कहता कि ये वाली है एनर्जी 3 जूल्स थी एक्टिवेशन एनर्जी, तो सभी पार्टिकल्स रिएक्ट कर जाते ऑलमोस्ट, ठीक है। सो एक्टिवेशन एनर्जी लॉजिकल हिसाब से, एक अगर हम लॉजिकली जो है वो इस चीज को बताना चाहें या दिखाना चाहें, सो इट शुड एग्जिस्ट एट दिस ऑन द राइट एंड ऑफ द ग्राफ, यानी एक्टिवेशन एनर्जी यानी ये थोड़ी सी हाई एनर्जी होगी, और इसके बाद जो भी एरिया अंडर द ग्राफ होगा आपका, इसके बाद जो भी हमारा एरिया ग्राफ है, वो हमें ये दिखा रहा है कि ये पार्टिकल्स हैं जो एक्टिवेशन एनर्जी या उससे ज्यादा की एनर्जी रखते हैं, राइट। सो दिस थिंग, ये जो वैल्यू है, ठीक है, ये वैल्यू है ई ए की, दिस वैल्यू ऑन द एक्स एक्सिस, ये आपकी है एक्टिवेशन एनर्जी। और हमने क्या दिखाया, हमने राइट एंड पे एक लाइन बनाई है, और उसके आगे का अगर आप एरिया अंडर ग्राफ ले लोगे, तो ये वो पार्टिकल्स हैं, दीज पार्टिकल्स कैन रिएक्ट as they have energy greater than or equal to EA, ठीक है। इज दिस पॉइंट क्लियर, कोई प्रॉब्लम आपको इस चीज में? अभी हम ये बारी बारी ये सब कॉन्सेप्ट्स देख रहे होंगे, इन सबको समझेंगे कि ये सर्टेन कंडीशंस करने पे बोल्ट्जमैन डिस्ट्रीब्यूशन में क्या फर्क पड़ेगा, कौन सी चीज शिफ्ट करेगी, क्या होगा क्या नहीं, विल लुक एट ऑल ऑफ दैट, विल सी एवरीथिंग इन दैट,
ठीक है। सो अभी तक जो बोल्ट्जमैन डिस्ट्रीब्यूशन है, क्या आप लोगों को ये चीज समझ में आई? जी अनम पूछें। एक्टिवेशन एनर्जी, अनम देखो पूरा जो ग्राफ था उसका एरियन ग्राफ लोगोगे तो क्या आएगा? नंबर ऑफ पार्टिकल्स आएगा। अगर मैं एक्टिवेशन एनर्जी से आगे का एरियन ग्राफ ले लूंगा तो कौन से पार्टिकल आएंगे? वो पार्टिकल आएंगे ना जिनके पास एक्टिवेशन एनर्जी या फिर उससे ज्यादा की एनर्जी थी। यानी मतलब मेरे पास ये सारे पार्टिकल्स आ गए जो रिएक्ट करने की सलाहियत रखते हैं। अगर तो ये कोलाइड कर गए तो ये रिएक्ट कर जाएंगे। ठीक है। वेराइज इससे पहले ये जो भी पार्टिकल्स हैं, ये सारा जो ये ग्रीन वाले में मैंने शेड किया हुआ है, तो इसका मतलब ये है ये पार्टिकल्स रिएक्ट नहीं कर सकते, एक्टिवेशन एनर्जी नहीं थी। ठीक है।